नीट यूजी एग्जाम 2026 काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 मई में ज़्यादा वक्त नहीं है। एडमिट कार्ड 26 अप्रैल को आने वाले हैं। ऐसे में कैंडिडेट्स की धड़कनें तेज हैं कि 2026 का एग्ज़ाम कैसा होगा। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है। तो चलिए आज के इस ज़बरदस्त वीडियो में मैं आपको कुछ प्रूवन टिप्स देने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप अपनी परफॉर्मेंस को 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। हर साल बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं ये गाइड करता हूं और इसका बेनिफिट भी उनको जरूर मिलता है। नीट 2026 एग्जाम में 25 लाख से ज्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं। पूरे देश का सबसे बड़ा एग्जाम है। ऐसे में कैंडिडेट्स के ऊपर एक नेचुरल प्रेशर होता है। ये एग्जाम बहुत बड़ा है, ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से उनकी जो नर्वसनेस है वो बढ़ती जाती है। पूरी सिचुएशन को 2 हिस्से में बांट देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्री एग्जाम सिचुएशन की। अभी का टाइम आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे यूटिलाइज करना है वो बताऊंगा और इसके बाद ड्यूरिंग द एग्जाम सिचुएशन पर भी बात करूंगा कि एग्जाम के दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर, आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले प्री एग्जाम सिचुएशन की बात कर लेते हैं, यानी कि अभी के वक्त में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम फोबिया की। जी हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कैंडिडेट बहुत सीरियसली कंसीडर करते हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो उनकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है। जैसे एडमिट कार्ड कब आएगा, मैं सही से प्रिपेयर कर पाऊंगा या फिर नहीं, ड्रेस कोड क्या होगा, मैं समय पे सेंटर पहुंचूंगा या फिर नहीं, क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आ गया तो क्या होगा। तो देखिए ये सारी चीजें जो हैं आपके दिमाग से कंट्रोल होती हैं। एडमिट कार्ड जब भी आएगा उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, आपको एक बार उसे ध्यान से पढ़ लेना है, अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर कर लेना है। ऐसा टफ उसमें कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन हो तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां पे आपको क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेंटर पे आपको टाइमली पहुंच जाना है। कोशिश करिए कि एक दिन पहले पहुंच जाएं अगर सेंटर आपके घर से बहुत ज्यादा दूर है तब, यानी कि एग्जाम वाले दिन ट्रैवल करने से बचना है आपको। और बड़ा सवाल कि क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस वाला सवाल नहीं है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, चैनल पे एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, उसको जाकर देखिएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर साल एमबीबीएस की सीट्स बढ़ती हैं और ऑल इंडिया रैंक जो है वो लोअर साइड में जाती है। ऐसे में क्वेश्चन पेपर कैसा होगा इसको लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल आपको बताऊं तो 2024 में बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आया था। वहीं 2025 में एनटीए ने अब तक का सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन पेपर बिना किसी पूर्व सूचना के कैंडिडेट को दे दिया था। क्या हुआ वहां पे, एग्जामिनेशन हॉल में जो कैंडिडेट थे उन्होंने 2024 का पेपर देखा हुआ था, एक्सपेक्टेशन मिलती जुलती थी, ऐसा लगा था कि इसे थोड़ा टफ हो सकता है। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा टफ देखने को मिला तो वो बहुत ज्यादा पैनिक में आ गए। उनके दिमाग में ये बात सेट थी कि उनको कम से कम 650 स्कोर चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में सीट सिक्योर करने के लिए, और अब वो ये स्कोर नहीं ला सकते हैं। जबकि हकीकत क्या रही, जो एडमिशंस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो 525 स्कोर पर हुए, क्योंकि किसी का भी बहुत ज्यादा हाई स्कोर नहीं आ पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि क्वेश्चन पेपर जैसा भी होगा वो सबके लिए एक जैसा होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो छोटी छोटी टेंशन्स हैं इन सब से दूर रहिए। आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होती है एग्जामिनेशन हॉल में, आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़िया है, सिर्फ ये चीज तय करेगी कि आप सिलेक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। चलिए सेकेंड पॉइंट है माइंडसेट। अब आपको क्या करना है, आपको फुल पावर मोड ऑन कर लेना है। जी हाँ, क्या मतलब है इसका, आपको विजुअलाइजेशंस करने हैं। अब जो बहुत कम वक्त बचा है इसमें ना तो आपको कोई नया टॉपिक उठाना चाहिए, ना ही अपना अधूरा सिलेबस पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने जो भी तैयारी की है उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करिए। जी हाँ, मॉक टेस्ट जितना ज्यादा हो सकता है दीजिए, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसके साथ साथ आपको करना है मैनिफेस्टेशन। आपको अपने अंदर एक सोच डेवलप करनी है। आपको यह सोचना है कि मैंने जितनी पढ़ाई की है क्वेश्चंस इतने में से ही आने वाले हैं, बाकी लोगों का क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितनी पढ़ाई की है क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। अपने आप को अभी से विजुअलाइज करिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आप जो भी पेज पलटते हैं सामने जो क्वेश्चन दिखाई देता है वो आपको आता है और आप उसे
तेजी से सॉल्व कर रहे हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल बेस्ट है। यकीन मानिए, इस थिंकिंग को आप दिन भर में कई बार रिपीट करिए, अपने आप को बिलीव दिला दीजिए, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट एग्जाम वाले दिन आपको देखने को मिलेगा, ये मेरी बिल्कुल गारंटी है। बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप उनको यूज कर सकते हैं, या फिर एनटीए का एक अभ्यास ऐप है, इस पे भी बहुत सारे सेट्स हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जबरदस्त हैं, पूरी समरी भी आ जाती है। तो जो भी समय बचा है ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने में आप उसको यूटिलाइज करिए। नेक्स्ट सिचुएशन है फियर ऑफ फेल्योर। जी हाँ, हार का डर बहुत ज्यादा होता है। बहुत बार ये लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत वक्त दिया है, पूरे परिवार ने मेहनत की है, क्योंकि हर किसी का कुछ न कुछ सपोर्ट होता है, टीचर्स की बात ध्यान में आती है और बार बार डर लगता है कि अगर मेरा पेपर खराब हुआ तो क्या होगा। देखिए, एग्जाम अभी हुआ नहीं है और ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है। बाकी लोगों पे इसका क्या असर होगा वो हमेशा बाद की बात होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हो। और यकीन मानिए, हर कोई अपने आप में बहुत स्पेशल है और जिंदगी कई मौके देती है खुद को साबित करने का। अभी नहीं होगा तो क्या होगा, एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि कमी कहां रह गई थी, आपने क्या गलतियां की हैं, उसको इंप्रूव करेंगे और करेंगे रीस्टार्ट और अगला अटेम्प्ट लेंगे। और यकीन मानिए, आपको पता होता है कि आपने कितनी ईमानदारी से मेहनत की है और आप मेहनत करेंगे तो फेल होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, प्रयास थोड़े ज्यादा जरूर लग सकते हैं, तो इस बात को बिल्कुल इग्नोर करते हुए चलिएगा कि आपकी परफॉर्मेंस को लेके बाकी लोग क्या कहने वाले हैं। पूरे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं, उसमें आपके पड़ोसी या बहुत सारे दोस्त आपको दिखाई भी नहीं देंगे। आपकी जो जिंदगी है वो आपकी अपनी है, तो उसको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। दिल से प्रयास करते हैं और फिर भी कभी नाकाम रह गए, तब क्या करना है, मुस्कुराना है, सोचना है कि मैंने प्रयास तो अच्छा किया था लेकिन कमी कहाँ रह गई। और जब गौर से सोचेंगे तो आपको वो मूल मंत्र मिल जाएगा जिसको अपनाकर आप आगे चल के अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जीवन में जब भी हम प्रयास करते हैं तो वहां पे हार या जीत नहीं होती, वहां पे सेल्फ असेसमेंट होता है, लर्निंग होती है। क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा। जी हाँ, ये मूल मंत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है टारगेट सेटिंग। अपने आप को जज मत करिए, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मैं देखता हूं कैंडिडेट्स मुझे कहते हैं कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, मुझे तो 500 नंबर ही आ रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं 600 ही स्कोर कर पाऊंगा, मुझे लगता है कि अब वक्त नहीं बचा है, मैं कट ऑफ स्कोर तक नहीं पहुंच सकता। सबसे बड़ी गलती यहीं पर है, मन के हारे हार है, अपने मन से कभी भी मत हारिए। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आपको ये सोच अपने अंदर बिठा लेनी है कि आपका जो एग्जाम है वो 3 मई को जबरदस्त होने वाला है, आप बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं। ऐसे में आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 2024 में 650 नंबर लगे थे सरकारी सीट के लिए, 2025 में 525 लगे थे। फिलहाल आपका जो लक्ष्य है वो 720 का है। लक्ष्य जितना ज्यादा ऊंचा होगा, नतीजा उतना ही बेहतर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 720 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 600-650 भी ला सकते हैं। वहीं अगर आप ये सोच लें कि आप 500 से ज्यादा नहीं ला सकते तो 500 तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत बार हम अपने सराउंडिंग में अपने दोस्तों से या दूसरे लोगों को सोशल मीडिया पे देख के खुद को जज करने लगते हैं कि यार ये बहुत बेस्ट है, मैं इसके जैसा नहीं हो सकता। याद रखिएगा, आप अपने आप में स्पेशल हो, अपने को कभी भी किसी से कंपेयर मत करिए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर किसी का सही वक्त एक बार जरूर आता है, तो उस वक्त का इंतजार करना है और मेहनत करते रहनी है। क्या नहीं करना है वो भी सुन लीजिए, बहुत सावधान रहना है। आपका ये जो पैनिक है और आपकी ये जो लालसा है कि हमें किसी भी तरीके से एमबीबीएस की सीट चाहिए, इसका फायदा उठाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। हर साल नीट के नाम पे, एडमिशन के नाम पे बहुत ज्यादा धोखाधड़ी होती है। अभी भी आपके पास फोन कॉल्स आ सकते हैं, हो सकता है आपको एग्जाम सेंटर पे कोई ऐसा मिल जाए जो आपको कहे कि क्वेश्चन पेपर खाली छोड़ देना, हम बाद में सेट करा देंगे, हम अपने ऑफिस में बिठा के ओएमआर सीट भरवा लेंगे, हम आपको बढ़िया स्कोर दिला सकते हैं, एकदम सरकारी सीट वाला। तो जो भी गलत है वो गलत है। आज एनटीए ने भी एक नोटिस दिया है, दिखा देता हूं आपको। देखिए, इस नोटिस में लिखा हुआ है कि इस तरीके के र्यूमर्स हैं कि जो नीट का पेपर है वो टेलीग्राम पे उपलब्ध है, इस पे आपको भरोसा नहीं करना है।
हर बार कुछ असामाजिक तत्व अपने फायदे के लिए इस तरीके का जो झूठ है वो फैलाते हैं, जो गलत है उसके बारे में कभी भी नहीं सोचना है। तो इस चीज से अपने आप को बचा के रखिएगा। और अब चलिए चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फेज में। ड्यूरिंग द एग्जाम सिचुएशन आपको किन बातों का ध्यान रखना है। एग्जाम सेंटर पे समय से पहुंचिए, जो शुरुआत की प्रक्रिया है उसे पूरा करिए, और इसके बाद जब क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब आपको टेंशन नहीं लेनी है। फिर से दोहरा रहा हूं, आपको यह सोचना है कि आज जो एग्जाम है वो आपका बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस यहां पर देने वाले हैं। आंख बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और मन में सोचिए कि इस दिन का आपको बहुत दिन से इंतजार था, बस 3 घंटे की बात है, इसके बाद मैं बहुत खुशी खुशी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाने वाला हूं। इन सब के बावजूद जो नर्वसनेस है वो हो सकती है। नर्वस होना बहुत ज्यादा नेचुरल है। बहुत बड़े बड़े एंकर जो हजारों लाखों लोगों के सामने परफॉर्मेंस देते हैं वो भी नर्वस होते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और वो अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल कर पाते हैं। तो आपको भी यही करना है। आसान भाषा में कहूं तो एग्जाम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। ये एग्जाम हो सकता है आपके जीवन की दिशा बदल दे, दशा बदल दे, लेकिन अगर छूट भी जाता है तो आपके पास बहुत सारे विकल्प जीवन में आगे बढ़ने के, खुद को साबित करने के मिलेंगे। इसीलिए नर्वसनेस को हावी होने मत दीजिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेयर टू स्टार्ट। क्वेश्चन पेपर को कहां से शुरू करें। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलता है तो एक बार एक नजर पूरे क्वेश्चन पेपर को पलट कर देखते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले तो टाइम लॉस होता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है उसको आपको अटेम्प्ट करना ही है, तो पहले टाइम बचाएंगे, टाइम कम होता है। दूसरी दिक्कत क्या होती है कि किसी भी स्टूडेंट के तीनों सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग नहीं होते। ऐसे में टफ वाला अगर सब्जेक्ट उसे दिखाई दे देता है तो वो पैनिक में आ जाता है और उसका जो असर है वो उस पेपर पे भी पड़ जाता है जिसपे वो शायद अच्छा परफॉर्म कर सकता था। ज्यादातर बच्चों का बायो स्ट्रांग है, तो मैं सलाह दूंगा बस एक नजर ये देख लीजिए कि बायो के क्वेश्चंस कहां से शुरू हो रहे हैं, और शुरुआत अपने सबसे फेवरेट सब्जेक्ट से करिए। उसके बाद आप सेकंड फेवरेट पे जाइए और उसके बाद थर्ड पे जाइए। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको नहीं पढ़ना है। और क्या करना है, सारे क्वेश्चन के जवाब आसानी से आते हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिसका जवाब कंफर्म है उसको आप टिक कर देंगे। उसके बाद कोई ऐसा सवाल होगा जिसपे आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, वहां पे एक सिंगल टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा। कोई ऐसा सवाल होगा जिसपे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी तो उसको डबल टिक कर दीजिएगा। ऐसा करके जब जो भी सवाल आपको आते थे उसको आप कंप्लीट कर चुके होंगे तो रिव्यू करने के लिए आप टिक वाले क्वेश्चंस को समय दे सकते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत जबरदस्त तरीका है और ऐसा करके आप ठीक ठाक टाइम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं और वो है नेगेटिव मार्किंग। जी हां, ये सुनने में छोटा लगता है लेकिन मैंने यहां पे लिख के रखा है साइलेंट किलर। ये भी मैं आपको डेटा से प्रूफ करके दिखा दूंगा। ज्यादातर बच्चे, लाखों की संख्या में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अच्छा स्कोर लाने के चक्कर में, +4 के चक्कर में -1 अचीव कर लेते हैं और कुल मिला के 5 मार्क्स का नुकसान होता है। तो आपको क्या करना है, आपको उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो 100% आप श्योर हों। कई बार ऐसा लगता है कि मुझे तो लग रहा है कि यही होगा, 90% श्योर हूं कि यही होगा, अटेम्प्ट करिएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर इस तरीके का गेस वर्क आप घर पे करें या अपने इंस्टीट्यूशन में करें तो वो अलग बात होती है, लेकिन एग्जाम की सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। वहां पे गलती होने के जो चांसेस हैं वो नेचुरली आपके लिए नहीं हर किसी के लिए बढ़ जाते हैं। तो बहुत मना करने के बावजूद कैंडिडेट्स गेस वर्क करते हैं और जब रिजल्ट आता है, कैलकुलेशन आती है, तब हमें दिखता है कि गेस वर्क से किसी को 20, किसी को 30, किसी को 40, 50, 60 नंबर तक का नुकसान होता है। एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं आपको जो मेरी इस बात को एस्टैब्लिश करेगा। देखिए स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये बेसिकली नीट पीजी 2025 का रिजल्ट है। चूंकि हर एक कैंडिडेट का रिजल्ट उनके रोल नंबर और स्कोर के साथ जारी होता है, तो एक जबरदस्त डेटा यहां से मैंने डिराइव किया है जो आपको दिखाता हूं। यहां पहले कॉलम में स्कोर है, यानी कि जिस भी कैंडिडेट का 95 स्कोर है ऐसे कितने कैंडिडेट हैं वो संख्या यहां बगल में लिखी हुई है। अब यहां पे आप देखिए 5 के मल्टीपल पे, आप 95 पे देखिए, आप 100 पे देखिए, आप 105 पे देखिए, पूरे 5 के मल्टीपल पे आपको
जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक क्लस्टर दिखाई देगा। यहां देखिए 110 नंबर पे कितने कैंडिडेट हैं, 613, लेकिन 109 पे कितने थे, 356, 111 पे कितने थे, 434, 115 पे देखिए 650 हैं, लेकिन 114 पे कितने थे, 438 थे, 116 पे कितने, 455 है। तो ये पूरे डेटा में आप चाहे शुरू से लेके अंत तक देख लीजिए, 159 पे 499, 160 पे 829, लगभग दो गुना, 161 पे फिर से 559। तो 5 के मल्टीपल पे यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं वो जमा हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, ये मैं आपको बताऊं। ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने गेस वर्क किया था। जी हाँ, ये चाहते थे कि मेरा गेस सही हो जाए और हमको +4 आ जाए, लेकिन वो उनका गेस गलत हो गया और उनको -5 हुआ। ये रीजन है कि 5 के मल्टीप्लिकेशन में इस पूरे रिजल्ट में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर यूजी का डेटा होता तो वहां से भी बिल्कुल सेम चीज निकल के सामने आती। आई होप कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बार एग्जामिनेशन हॉल में गेस वर्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे, 2-4 कर लीजिए, उतना चलता है, लेकिन गेस वर्क जहां तक हो सके आपको अवॉइड करना है। इस बात को फॉलो करिएगा और अपने दोस्त से बाद में पूछिएगा जिसको ये जानकारी नहीं थी, तो आपको आपकी परफॉर्मेंस का एक्चुअल डिफरेंस पता चल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट। टोटल 3 घंटे का समय होता है, 180 मिनट, और क्वेश्चन भी 180 हैं, यानी कि एवरेज देखा जाए तो पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट का टाइम देना होता है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कभी अटेंडेंस बनाना है, कभी कोई डिस्टर्बेंस हो गई, तो कई बार 10 से 15 मिनट तक भी वहां पे लॉस हो सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि एक क्वेश्चन को अगर आप ज़्यादा टाइम दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 2025 में तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको पढ़ने में और समझने में कम से कम 3-4 मिनट का टाइम लग रहा था। तो फिलहाल आपको क्या करना है, जो टेक्निक मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो क्वेश्चन छोटे हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं, उनको टिक कर लीजिए, अपने फेवरेट टॉपिक से शुरुआत करिए और वहां से आगे बढ़ते रहिए। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया, आता हो या फिर नहीं आता हो, उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लग रहा है कि इस पे थोड़ा सा मैं सोचूं, थोड़ा सा टाइम दूं, सॉल्व करूं, तो ये सॉल्व हो सकता है, आप उसको तुरंत सॉल्व मत करिए, वहां पे एक टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है नहीं ये तो बहुत ज्यादा टफ है, फिर भी टाइम मिलेगा तो देख लूंगा, ऐसे में उसको डबल टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप ऐसी सिचुएशन पे पहुंचेंगे जब आपके पास समय भी बचा होगा और जितने क्वेश्चन आपको श्योर शॉट आते थे वो सब आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे। अब उसके बाद रिव्यू वाले क्वेश्चंस पे आपको जाना है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इस टेक्निक को यूज करके आप बेस्ट टाइम मैनेजमेंट अचीव कर सकते हैं। और अब लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओएमआर की जो एक्यूरेसी है वो आपको मेंटेन करनी है। हर बार मुझे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स मिलते हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके आंसर को रफ पेज पे लिख लेते हैं और बाद में जो कलर सीक्वेंसिंग है वो शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा रिस्की है, एक मिस्टेक हुई और आपका पूरा कलर सीक्वेंस गलत हो जाएगा। ऐसे में आपने जो सही भी क्वेश्चन बनाया था, अगर उसकी एंट्री ओएमआर में गलत हो गई तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर जो पढ़िए, जब उसका आंसर आपको पता चल जाए उसी समय आप उसको डार्क सर्कल में सर्कल कर दीजिए। क्योंकि पेन से सर्कल होता है और आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो हर बार सैकड़ों बच्चे इस तरीके की गलती करते हैं, किसी को 100 नंबर, किसी को 200 नंबर और 300 नंबर तक का नुकसान यहाँ पे बेवजह छोटी सी गलती के कारण उठाना पड़ता है। 1 साल की मेहनत जो है वो पानी में चली जाती है। तो ये गलती मत करिएगा। जो क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली आपको उसी समय आता है उसी समय सर्कल कर देंगे और जैसा मैंने बताया था कि आपको टिक करना है जो कंफ्यूजन है, तो जब बाद में आप उस पर रिव्यू के लिए आइएगा, जो जैसे जैसे सॉल्व होगा उसी सीक्वेंस में आप उसको टिक करते जाइएगा। तो ये कुछ बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत ही इंपैक्टफुल बातें हैं, कंसर्न हैं, जो आपको यूज करने हैं, यूटिलाइज करने हैं। बहुत आसान है ये सारी चीजें, मैनिफेस्टेशन करना बहुत आसान है। दुनिया क्या सोचती है आपको नहीं सोचना है। आंखें बंद करिए, अपने आप को बेस्ट मानिए, अच्छी चीजें सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने आप को विजुअलाइज करिए कि आप एज अ डॉक्टर एक कॉलेज में किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, और दूर का विजुअलाइजेशन रखिए कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रूवन हैं और बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। इन सब के साथ साथ अपनी नींद का ख्याल रखिए। रात को बहुत देर तक जगना अच्छा नहीं होता। माइंड फ्रेश होगा तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सेहत का ध्यान रखिए, अच्छी डाइट लीजिए
और नीट के एग्जाम में पूरी तैयारी के साथ जाइए। देखते देखते नीट का एग्जाम निकल जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा और फिर दौर आएगा काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग की जो तैयारी करना चाहते हैं, कैंडिडेट हो या पेरेंट्स हो, आप सबके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होम एडुकेयर लेकर आया है। ये हमारी वेबसाइट है www.homeeducare.in। इस पे चले जाइए और यहाँ पे आप फ्री में रजिस्टर करके ऑल इंडिया कोटा के सभी राउंड का डेटा, 2024 का 23 का डेटा या फिर स्टेट के सभी राउंड का डेटा देख सकते हैं। क्लोजिंग कट ऑफ कॉलेज वाइज कितनी रही है, कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान भी हैं। अगर आप उसको यूटिलाइज करते हैं तो फिर तो आप अपने रैंक के बेसिस पे अपने प्रेडिक्टेड कॉलेजेस देख सकते हैं। आप इजीली एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, या फिर आप चाहें तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी चुटकी में यहां से बना सकते हैं। बहुत सारे फिल्टर्स हैं कि किसी को साउथ में नहीं जाना तो साउथ के कॉलेजेस हटा दे, किसी को नॉर्थ ईस्ट नहीं जाना तो नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस हटा दे, किसी को पुराने कॉलेजेस चाहिए तो वो सारे फिल्टर्स हैं यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा इस पर मेहनत हो रही है, काफ़ी ज़्यादा डेटा को अपडेट किया जा रहा है। सभी स्टेट की काउंसिलिंग की इंफॉर्मेशन हो, कॉलेजेस की फीस की इंफॉर्मेशन हो, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, कॉलेज की लोकेशन क्या है, वहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर कितना है, वहाँ पेशेंट लोड कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो इस पे जाके एटलीस्ट फ्री रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो रेगुलर अपडेट्स हैं और जो कट ऑफ है वो आपको मिल सकें, और जब लगे कि यूजफुल है तब आप उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं फ्री में। क्विक अपडेट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। क्विकली अपडेट देना वहां पे आसानी से पॉसिबल होता है। वैसे ही हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अंत में मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आप सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में जो तय कर लीजिए वो सफलता पा जाइए, यही शुभकामनाएं हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।